स्टूडेंट रेड स्पॉट ए लेवल की बुक से हम एंजाइम से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और ये आज हमारे एमसीक्यूज की जो है वो लास्ट क्लास होगी। एमसीक्यूज कुछ जो है मजीद कुछ एमसीक्यूज हम एंजाइम से रिलेटेड इस बुक से जो है वो सॉल्व करेंगे। चलें एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो देखें, कह रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जो एंजाइम एक्टिविटी के इफेक्ट को जो है वो शो कर रहा है, ये कौन सा ग्राफ जो है। तो आपको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं एंजाइम एक्टिविटी पर, तो आपको पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आकर ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये बढ़ती है, फिर मजीद ऑप्टिमम से ज्यादा आप बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का एक ग्राफ बन जाता है। तो अब याद रखिएगा, जब भी इस तरह का ग्राफ बनता है तो ज्यादातर ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो किस पर, एंजाइम एक्टिविटी पर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है, ये ए वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या है, सही है। इसमें तो आप देखें कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब एंजाइम एक्टिविटी कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, तो ऐसा तो नहीं होता। अब ये वाला ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, मजीद जब इंक्रीज करोगे तो फिर वो कांस्टेंट रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन हमें पता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। और ये वाला जो ग्राफ है ये इस वजह से सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसके अंदर जो है ना वो इस तरह से जो है वो थोड़ा सा कर्व जो है वैसे कांस्टेंट बीच में थोड़ा सा इसको जो है वो दे दिया है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सही है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो आ जाते हैं। वो है द ग्राफ शो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन अनकैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन। यानी ये ग्राफ शो कर रहा है कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अनकैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर आप एंजाइम इस्तेमाल नहीं करोगे तो फ्री एनर्जी कितनी यूज होगी। तो देखो इतनी ज्यादा, मतलब ये एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी है जो यूज हो रही है बगैर एंजाइम के अगर आप किसी रिएक्शन को कराओगे तो इतनी एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा क्या हो रही है, यूज हो रही है। सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करने में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो रही है। लेकिन कहता है विच ग्राफ शोज द एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन व्हेन इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। अगर यही रिएक्शन हम एंजाइम के जरिए कैटालाइज कराएं तो एनर्जी में चेंज कितना आएगा। देखो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो रही है तो इतना ही तो चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये रिएक्शन हम एंजाइम के थ्रू कराएंगे तो एनर्जी में इतना चेंज आ जाएगा, यानी इतनी कम एनर्जी जो ये ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो रही है इसको आप माइनस कर दो, तो बाकी जो नीचे वाली एनर्जी है कौन इस्तेमाल करेगा। अगर आप एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओगे तो ये होगा। तो अब ये वाला ग्राफ तो आप देखें गलत है क्योंकि कंटिन्यू ऊपर से एनर्जी, ये भी पूरी एनर्जी यूज हो रही है। ये ग्राफ जो है वो सही है क्योंकि एनर्जी का लेवल क्या हो गया, ये डिक्रीज हुआ है और आखिर में क्या बन गई, ये प्रोडक्ट बन गई है। इस ग्राफ को हम इस वजह से सही नहीं मानेंगे कि आगे चलकर ये जो ऐसे कांस्टेंट में आ गया ये प्रोडक्ट पूरी, तो ये इस वजह से ये भी गलत है। ये कौन सा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें जो है वो ये सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसके बाद कहता है इन एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम द टाइम फॉर ऑल द सबस्ट्रेट टू disappear from a standard solution was recorded. Which graph shows the result of this investigation। यानी देखो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है कि एक तरफ टाइम बढ़ा रहे हो आप और एक तरफ आप क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर आप जो है वो क्या, वाई एक्सिस पर आप टाइम बढ़ा रहे हो, एक्स एक्सिस पे आप क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर आपके पास पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर जो है वो 50 हुआ। टाइम कितना था, पहले आपके पास 10 मिनट थे, फिर आपके पास 20 मिनट्स हो गए, फिर आपके पास 30 मिनट हो गए, फिर आपके पास 50 मिनट्स 40 मिनट्स हो गए और ये 50 मिनट्स। यानी ये वाली जगह जो है ये टाइम बता रहा है और ये वाली जगह जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो क्या होता है कि एंजाइम को प्रोडक्ट बनाने में, एंजाइम जब प्रोडक्ट बनाता है तो जो है वो क्या, एंजाइम जब प्रोडक्ट बनाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा। जब वो एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा तो ऐसे फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी मतलब क्या होगी, बढ़ेगी।
वो कम टाइम पर, यानी वो कम टाइम पर जो है वो क्या बनाएगा, फिर अपनी प्रोडक्ट बना लेगा। टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है ना, तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अब अगर मैं ग्राफ को इस तरह बनाऊं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी कम टाइम लग रहा है, एंजाइम जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम को कम टाइम लगेगा क्या बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से बना दूं, मैं इस ग्राफ को इस तरह से बना दूं, तो अब ये तो ग्राफ गलत हो जाएगा। क्यों ये ग्राफ गलत हो जाएगा, या मैं इसको इस तरह से यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ इस ग्राफ को लेके जाऊं, ये ग्राफ गलत होगा। क्यों टेक्निकली ये ग्राफ गलत होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंजाइम को ज्यादा टाइम लगेगा, एंजाइम को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा क्या बनाने के अंदर, अपना जो है वो क्या बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में। मिसाल के तौर पे मैं ये पहला वाला ग्राफ लेता हूँ, ये जो पहले एक में ग्राफ दिया हुआ है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स और ये 40 मिनट्स, और यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ 20, यहाँ 30 और ये 40। मतलब ये जो ग्राफ है ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम को ज्यादा टाइम लगेगा क्या बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में। ऐसा नहीं होता, एंजाइम जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो एंजाइम को अपनी प्रोडक्ट बनाने में कम टाइम लगता है। लेकिन जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, जब किस पर पहुंच जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, तो फिर क्या होगा, फिर उसको जो है वो दोबारा ज्यादा टाइम लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो टेक्निकली ये ग्राफ गलत है। और ये ग्राफ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी टाइम है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। तो ये कह रहा है कि यहाँ टेम्परेचर लिख दें 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 20, 30 और 50। ये कहता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर जो होगा तो उस पर जो है वो एंजाइम्स को जो है वो कितने टाइम लग जाएगा, 50 मिनट्स, 40 मिनट्स लगेंगे। यानी ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम को जो है वो प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ये भी सही नहीं है टेक्निकल। इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका ग्राफ इन्वर्टेड बनेगा। देखिए तमाम जरूरी नहीं कि हर ग्राफ जो है ऐसे ही बने, कुछ ग्राफ जो है वो वर्टिकली इन्वर्टेड भी बनते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कुछ ग्राफ जो है वो वर्टिकली इन्वर्टेड बनते हैं। वर्टिकली इन्वर्टेड ग्राफ देखो क्यों यहाँ पर बनेगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था, यहाँ टाइम है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और ये 50 मिनट। यहाँ पर ये टाइम हो गया और यहाँ पर हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50। अब मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर 10 होगा, टेम्परेचर क्या है, 10 है, तो एंजाइम को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या है, कम टाइम चाहिए होगा। तो हम ऊपर से टाइम है ना, ये इसको ऊपर से कहाँ लेकर आएंगे, नीचे की तरफ। यानी 10 टेम्परेचर पे एंजाइम को जो है वो क्या कहना चाहिए, कम टाइम चाहिए होगा, तो ऊपर से हम कहाँ, नीचे लेकर आएंगे। अगर 20 हो तो और ज्यादा कम टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एंजाइम टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है। और अगर ये 30 तक आया तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब इसमें एंजाइम को मजीद कम टाइम चाहिए, 10 मिनट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन 30 और 40 से जब टेम्परेचर ज्यादा है, बढ़ेगा, तो फिर एंजाइम को ज्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा टेम्परेचर पे जो है डीनेचर होना शुरू होते हैं, फिर टाइम ज्यादा उसको चाहिए होगा। फिर 30 पे पहुंच जाएगा, फिर 40 पे पहुंच जाएगा और ये 50 पर पहुंच जाएगा। यानी ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसे बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड वर्टिकली ये ग्राफ बनेगा। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब जितना टेम्परेचर यहाँ पर जितना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कम से ज्यादा की तरफ टेम्परेचर हो रहा है, तो एंजाइम को जो है वो क्या कम टाइम में जो है वो चाहिए है। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ हम जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, वो इन्वर्टेड बनाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, सी। सी इसका जो है वो सही ऑप्शन है। इसके बाद कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ऑल एंजाइम। कौन सी स्टेटमेंट है जो तमाम एंजाइम के लिए ट्रू है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है दे आर डी नेचर एट टेम्परेचर अबो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तमाम एंजाइम जो है वो 60 से अबो टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाते हैं। आपको पता है कि थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, उनका तो एंजाइम जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो डी नेचर नहीं होता। उनका तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ही जाकर जो है 60 और 70 तक पहुंचता है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है। अब कहता है द द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। ये लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम। ऐसा नहीं है, एंजाइम जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में भी ब्रेक डाउन करते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस कर भी करते हैं। लेकिन ये साथ साथ स्मॉलर मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट करते हैं, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस भी करते हैं। तो इसका मतलब ये तमाम एंजाइम के लिए स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। They have active site which can bind to only one kind of substrate molecule।
इनका एक्टिव साइट होता है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, ऐसा नहीं है। जो इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो एंजाइम जो है वो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बाइंड हो सकते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट तमाम एंजाइम के लिए सही नहीं है। तो लास्ट वाली डेफिनेटली लास्ट वाली सही होगी। दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। तो यही जो है वो ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज और टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंजाइमेटिक कैटालाइज रिएक्शन। हमें पता है जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, ये कब तक बढ़ती है, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। एक सर्टेन जो लिमिट होगी सिर्फ उसी तक जो है ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर अगर आप इस के ऑप्शंस देखें तो इन ऑप्शंस के अंदर अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन देखें, पहले वाले ऑप्शन के अंदर क्या है कि यहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। मतलब जैसे जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपको, एक मिनट में मार्कर को थोड़ा चेंज कर दूं। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। मतलब अगर मैं सबस्ट्रेट जैसे ये टाइम है, मिसाल के तौर पे ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 5 मिनट, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, सही है ना। अब मिसाल के तौर पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है ना। एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि कम टाइम में जो है वो क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, कम टाइम के अंदर प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर भी अगर हम इस ग्राफ को इस तरह से बनाएं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 10 है, 10 है। तो फिर क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर 10 है तो क्या होता है कि अगर वो क्या जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे क्या उसके साथ साथ टाइम भी ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको टाइम भी जो है वो क्या लग रहा है, लग रहा है प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता, तो ये तो सही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरह से बनाया है, यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ से किए और इसको इस तरह से लेकर गया है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर भी आप जो है ना ग्राफ जो है वो ये सी वाला जो ग्राफ है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ते हुए देखें, जिस तरह ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पर पहले 10 थी, फिर 20 थी, फिर 30 थी और ये 40 थी। अब देखें टाइम, यहाँ पर टाइम है 1 2 3 4 5। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। देखो यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से बात पूछ रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। यानी जब एक एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो उसमें क्या चेंज आता है, टाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होती है। मिसाल के तौर पे अनकैटालाइज, ये जो सब अनकैटालाइज यानी जो सब, मिसाल के तौर पे अगर ये माल्टेज थे, यहाँ 40 माल्टेज के मॉलिक्यूल थे, फिर ये 50 माल्टेज के मॉलिक्यूल हो गए, फिर 60 हो गए, फिर ये 10 हो गए। तो टाइम के साथ साथ माल्टेज के मॉलिक्यूल कम होंगे क्योंकि माल्टोज के मॉलिक्यूल कम होंगे क्योंकि माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कम होते हैं। तो हम यहाँ से पहले 40 मॉलिक्यूल थे, 40 मॉलिक्यूल थे जब 1 मिनट था, 2 मिनट गुजरे तो मतलब 10 मॉलिक्यूल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। तो 2 मिनट के बाद ये 50 पर आ गया, फिर मजीद 3 मिनट गुजरे तो 3 मिनट के बाद जो है वो 40 पर आ गया, ये सॉरी 40 के बाद मजीद क्यों है तो ये 10 तक आ गया। यानी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। एक तो अब फिर थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये कह क्या रहा है। ये कह ये रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंजाइमेटिक कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है तो वक्त के साथ साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में कैसा चेंज आएगा। आपको पता है कि वक्त के साथ साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होती है, यानी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो यहाँ हम हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रख रहे हैं, और यहाँ पर क्या रख रहे हैं, लो रख रहे हैं, और यहाँ पर टाइम जो है वो आप क्या रख रहे हो, कम टाइम रख रहे हो, और यहाँ ज्यादा टाइम रख रहे हो, यहाँ लेस टाइम है और यहाँ क्या है, मोर टाइम है। तो अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। 1 मिनट पर अगर वो हाई था, तो जब नेक्स्ट मिनट्स आएंगे या 10 मिनट्स आएंगे या 50 मिनट्स आएंगे, उसमें बिल्कुल लो हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ जो है वो सी क्या है, सही है। इसके बाद which graph show the effect of increasing enzyme concentration on the product of formation when there is an in excess of substrate, यानी सबस्ट्रेट जब ज्यादा है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी, यानी सबस्ट्रेट ज्यादा है तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी पर जो है वो क्या असर पड़ेगा। अब देखें ये है क्वेश्चन नंबर जो है वो ये है 38। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर ये जो 38 है, इसको मैं आपको रीड करके बता देता हूं कि ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विद which graph show the effect of increasing enzyme concentration to product formation when there is an excess substrate concentration, यानी अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और फिर आप क्या करो, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी बढ़ाओ। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अब आप क्या कर रहे हो, आप किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आप एंजाइम की कंसंट्रेशन भी जो है वो बढ़ा रहे हो। तो इसमें से वो कौन सा ग्राफ है जो इस चीज को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो आप देखो यहाँ है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट दे दिया है और फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई है। जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, सबस्ट्रेट जितने ज्यादा देते जाओगे प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये सही है। जब किसी चीज की कंसंट्रेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रही होती है तो हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ए वाला ग्राफ जो होगा वो सही होगा और ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनती चली जाएगी। तो ये ए वाला ग्राफ जो है वो सही है। एक तो बात अपने दिमाग के अंदर लाजमी तौर पे रखें, जब नॉर्मल वैसे किसी से भी हटकर अगर नॉर्मल सा कोई एमसीक्यूज पूछा जाता है तो इस तरह का जब ग्राफ होता है तो वो टेम्परेचर को शो करता है, टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करता है। इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को। इस तरह का जब ग्राफ बनता है तो वो शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को। ज्यादातर ऐसा ही होता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। और इस तरह का जब ग्राफ बनता है तो वो शो करता है जो है वो पीएच के इफेक्ट को। एक बात तो आप याद रख लें, अगर सिंपल से एमसीक्यूज पूछे तो उनमें ज्यादातर ग्राफ इसी तरह के होते हैं। ये ग्राफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का है, ये ग्राफ जो है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। नॉर्मली ग्राफ इसी तरह के होते हैं। अब फिर थोड़ा सा घुमा फिरा कर टेक्निकली देंगे, टाइम के लिहाज से बात करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। टाइम का अक्सर जो जब भी कोई टाइम का ग्राफ बनाकर देंगे ना तो याद रखिएगा टाइम का ग्राफ नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ टाइम का ग्राफ जो है वो यूं आएगा। जब भी टाइम टाइम को जो है वो कौन सी वाली वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू जब जो है वो किस पर देंगे, टाइम को देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपने फिर अगर टाइम को अगर यहाँ रखा हुआ है और बाकी जो इस तरह से है तो फिर ये जो है ग्राफ इस तरह नहीं बनेगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा। जब भी कोई सबस्ट्रेट इधर रखें और टाइम इधर रखें तो हमेशा याद रखिए ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। The diagram show how enzyme glutamine synthetase remove the ammonia produced during प्लांट मेटाबॉलिज्म, यानी प्लांट मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है, आपको पता है अमोनिया टॉक्सिक है, और अगर प्लांट मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें से वो कौन सा ग्राफ है जो किसको शो कर रहा है, जो कि अमोनिया के मेटाबॉलिज्म को जो है वो शो कर रहा है। इसमें से वो कौन सा ग्राफ है। तो देखो ये देखो अमोनिया जो है वो जब ग्लूटामाइट के साथ मिलता है तो ग्लूमेन ये है ग्लूटामिन सिंथेसिस जो है इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामाइन में। ये इसका रिएक्शन है। तो कहता है सम हर्बिसाइड कंटेन एन एक्टिव एजेंट विच रिजेंबल टू ग्लूटामेट
यानी कहता है कि जो हर्बिसाइड्स होती हैं, हर्बिसाइड मतलब जो हर्ब्स को हम किल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स केमिकल्स, कहता है उनमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किससे मिलते हैं, ग्लूटामेट से मिलते हैं। What is likely mode of the action of this agent, यानी ग्लूटामेट जो कि किससे रिजेंबल करता है, जो कि इस सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है, यानी ग्लूटामेट से रिजेंबल करने वाला जो है वो एक हर्बिसाइड का एलिमेंट है। तो वो ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसको शो कर रही है, इट एक्ट एज एंड प्रोडक्ट इनहिबिटर। क्या ये जो हर्बिसाइड के अंदर जो ये एक रिजेंबल कर रहा है जो सब्सटेंट ग्लूटामेट से, क्या वो एंड प्रोडक्ट के इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा? नहीं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट के इनहिबिटर के तौर पे तो ग्लूटामिन काम करेगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो वो उसको ब्लॉक करेगा। इट एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, हाँ ये सही है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं। यहाँ पर ग्लूटामेट क्या है, एक सबस्ट्रेट है, और हर्बिसाइड के अंदर जो हर्बिसाइड के अंदर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्लूटामेट से मिलते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं। तो यही क्या होगा, यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द डिग्री ऑफ इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। मतलब अगर आप जो है वो क्या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो इंक्रीज, और कॉम्पिटेटिव जो इनहिबिशन है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आपको पता है कि जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के इफेक्ट को कम करने के लिए आपने क्या करना होता है, अपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जो है वो क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो जो 40 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। यानी इसमें अगर आप कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या बढ़ा दें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें। लेकिन अगर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन को तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ज्यादातर क्या करते हैं, वो परमानेंटली अटैच हो जाते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो अब अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से सिर्फ क्या चीज डिक्रीज होते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ही डिक्रीज होते हैं। इसके बाद देखें यहाँ एक क्वेश्चन है, A culture of bacteria produce the food supplement lysine by metabolic pathway। यानी एक जो कल्चर है किसका, बैक्टीरिया का, वो एक मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए क्या प्रोड्यूस करता है, लाइसिन। अगर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो थ्रियोनाइन है और लाइसिन, इनका मेटाबॉलिक पाथवे सेम है। ये क्योंकि दोनों ही थ्रियोनाइन और लाइसिन दोनों किससे बनते हैं, दोनों बनते हैं एस्पार्टेट से। इनिशियल स्टेप दोनों के सेम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम 1 होता है जो एस्पार्टेट को कन्वर्ट कर देता है एस्पार्टाइल फोस्फेट में। इसमें कन्वर्ट कर दिया एंजाइम 1 ने एस्पार्टाइल फोस्फेट में। इसके बाद एंजाइम 2 क्या करता है, वो करता है एस्पार्टाइल फोस्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एस्पार्टिक सेमी एल्डिहाइड। अब ये जो एस्पार्टिक सेमी एल्डिहाइड है इसके दो पाथ हैं, ये लाइसिन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, लाइसिन में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगर एक एंजाइम 3 जो है वो इसको किसमें कन्वर्ट कर सकता है, इसको होमोसिरीन में भी कन्वर्ट कर सकता है। और एंजाइम 4 जो है वो होमोसिरीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रियोनाइन में। तो कहता है ये जो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे है, और आपको पता है अगर थ्रियोनाइन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा, ये जाकर एस्पार्टेट एंजाइम के पास जाकर अटैच हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो है वो उसके एक्टिव साइट को क्या कर देगा, वक्ती तौर पे ब्लॉक, उसके एक्टिव साइट को तो नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो इसके एलोस्टेरिक साइट पर जाकर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। और अगर लाइसिन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो लाइसिन भी जाकर इसको ब्लॉक कर देगा। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है।
Which change in enzyme activity will result in the greatest increase in lysine yield? यानी कौन से एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज आएगा, कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज आए जिसकी वजह से लाइसिन ज्यादा बने। मतलब अगर एंजाइम 1 चेंज हो जाए और तो एंजाइम 1 की अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या लाइसिन ज्यादा बनेगा। देखो अगर एंजाइम 1 चेंज हो गया, एंजाइम 1 अगर अपना काम ना करे तो लाइसिन तो ज्यादा नहीं बनेगा, फिर तो थ्रियोनिन भी नहीं बनेगा और लाइसिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि एंजाइम 1 नहीं होगा तो एस्पार्टेट जो है वो एस्पार्टेल फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। फिर कहता है अगर एंजाइम 2 डिक्रीज हो जाए, एंजाइम 2 इंक्रीज हो जाए तो क्या एंजाइम 2 के इंक्रीज होने से लाइसिन बनेगा। अगर एंजाइम 2 इंक्रीज होगा तो एस्पार्टेल फॉस्फेटेज जो है वो कन्वर्ट होगा ज्यादा किसमें, एस्पार्टिक सेमी एल्डिहाइड में। तो उसके ज्यादा एंजाइम 2 के एक्टिव होने से तो दोनों ही चीजें बनेंगी, थ्रियोनाइन भी ज्यादा बनेगा और लाइसिन भी ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। अगर एंजाइम 3 एक्टिव होगा तो एंजाइम 3 तो एस्पार्टिक सेमी एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, होमोसीरीन में, और होमोसीरीन से थ्रियोनाइन बन रहा है, तो इसके इंक्रीज होने से भी ये जो है वो नहीं होगा। चौथे नंबर पे फिर लास्ट वाला ऑप्शन रह गया डी। डी में मतलब 4 नंबर वाला अगर एंजाइम डिक्रीज होगा तो लाइसिन इंक्रीज होगा। हाँ ऐसा ही है, 4 वाला ऑप्शन सही है। क्यों, देखें जब होमोसीरीन जो है वो एंजाइम 4 क्या कर रहा है, होमोसीरीन को कन्वर्ट कर रहा है थ्रियोनाइन में। अगर एंजाइम 4 काम नहीं करेगा तो होमोसीरीन थ्रियोनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब होमोसीरीन थ्रियोनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये फिर क्या करेगा, ये बेसिकली जब ये प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगी, होमोसीरीन ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम 3 फिर काम नहीं करेगा, मजीद जो है वो एस्पार्टेट सेमी एल्डिहाइड को होमो थ्रियोनिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब ये मजीद एस्पार्टिक सेमी एल्डिहाइड को होमोथ्रियोनिन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो कोई दूसरा एंजाइम जो है इसको किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, एस्पार्टिल एल्डिहाइड को जो है वो कोई नेक्स्ट एंजाइम जो है वो इसको किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, इसको लाइसिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से लाइसिन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसके बाद कहता है अ फंगल एमाइलेज इज इनक्यूबेटेड with starch at 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड एट pH 8। यानी एक इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर इस तरह का होता है जिसमें हमें खास टेम्परेचर को मेंटेन कर कर कोई बायोलॉजिकल जो है वो मीडियम या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर रखते हैं। तो आपने जो है वो एक फंगल अमाइलेज, फंगस का जो अमाइलेज एंजाइम है आपने इसको इंक्यूबेट किया है मतलब, और ये मिसाल के तौर पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अमाइलेज एंजाइम है, आपने इसको इस इंक्यूबेटर में रख दिया और इस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर कितना रखा है आपने, 22 डिग्री सेल्सियस, और इस मीडियम का पीएच कितना है, इस मीडियम का पीएच है 8। और आपको पता है कि एमाइलेज एंजाइम 8 पीएच पर ज्यादा बेहतर जो है वो काम करता है। व्हेन अ सैंपल इज रिमूव आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद जो है वो सैंपल को आपने रिमूव किया, यानी यहाँ से निकाल लिया सैंपल को, 5 मिनट के बाद आपने सैंपल इस इंक्यूबेटर से निकाल लिया विद अ सॉल्यूशन ऑफ आयो। फिर उसके बाद आप, क्योंकि एमाइलेज के साथ यहाँ पर स्टार्च भी होगा, क्योंकि एमाइलेज जो है वो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। उसके बाद फिर हमने जो है वो इसको सॉल्यूशन को चेक किससे किया, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, यानी आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड से इस सॉल्यूशन को हमने चेक किया। आपको पता है आयोडीन नॉर्मली हम चेक करते हैं किसके टेस्ट के लिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन के टेस्ट के लिए हम आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। तो जब उन्होंने आयोडीन से इस सॉल्यूशन को टेस्ट किया, द मिक्सचर इज लाइट ब्राउन कलर। मिक्सचर का कलर कैसा था, मिक्सचर का कलर जो था वो किस तरह का था, मिक्सचर का हमें कलर कैसा मिला, लाइट ब्राउन कलर का जो है ये मिक्सचर हमें मिला। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन की जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन, आप किस तरीके किस तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस ऑब्जर्वेशन की होगी। यहाँ पर चार जो है वो चार ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, तो इसमें से कौन सा सबसे बेहतर होगा। कहता है ऑल द स्टार्च हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड टू माल्टोज, तमाम की तमाम स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, माल्टोज के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज जो है बेसिकली जो है वो माल्टोज हमारे पास जो है वो एक क्या कहना चाहिए कि माल्टोज जो बनता है वो किससे बनता है, स्टार्च से बनता है, और माल्टोज को स्टार्च में जो कन्वर्ट करता है वो कौन कन्वर्ट करता है, एमाइलेज एंजाइम। तो फंगल एमाइलेज एंजाइम जो है वो उसने क्या किया होगा,
तमाम स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया होगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया होगा। अगर स्टार्च इसके अंदर मौजूद होती तो इसका ब्राउन कलर नहीं आता, इसका आयोडीन से जब हम इसको चेक करते तो इसका कलर किस तरह का आता, सोल्यूशन का कलर हमें ब्लू या पर्पल मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू कलर नहीं आ रहा, तो ये जितना भी क्या कहना चाहिए इसमें स्टार्च था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। और यही ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। या इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि एन इनहिबिटर ऑफ द फंगल एमाइलेज इज प्रेजेंट, यानी फंगल अमाइलेज को इनहिबिट करने वाला कोई इनहिबिटर है। अब आप देखो अगर फंगल अमाइलेज का इनहिबिटर मौजूद होता तो स्टार्च कन्वर्ट ही नहीं होती माल्टोज में, और कलर हमें कैसा मिल जाता, ब्लू मिलता, या जो है वो कलर हमें जो है पर्पल मिलता। फंगल एमाइलेज डज नॉट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करी नहीं है। अगर स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती तब भी कलर हमें आयोडीन से इसका कैसा मिलता, पर्पल या ब्लू मिलता। द पीएच इज टू हाई टू अलो रिएक्शन ऑफ प्रोड्यूस क्विकली, यानी रिएक्शन नहीं हो सका। लेकिन ब्लू या पर्पल कलर ना आना तो ये बात शो कर रहा है कि रिएक्शन अच्छे तरीके से जो है वो हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बेयर मेकिंग एंजाइम प्रेजेंट इन malting barley hydrolyze starch into sugar रेडी फॉर फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन के लिए जो है हम बेयर जब बनाते हैं, जब हम विस्की बनाते हैं या वाइन बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो कह रहा है कि सबसे पहले जो है वो क्या किया गया है इसमें, यहाँ पर जो है वो उसको इसकी बनाने के लिए पहला काम तो जो है वो ये किया गया है कि एक जो बेयर मेकिंग एंजाइम जो है वो उसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन माल्टिंग बार्ली। बार्ले का जब आप माल्ट बनाते हैं, आपको पता होगा बार्ले से जो हम माल्ट बनाते हैं उसका जूस जो निकालते हैं, माल्ट बनाकर जो है वो उसको हाइड्रोलाइज किया है स्टार्च इनटू शुगर, यानी जो बार्ले का जो स्टार्च था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है हमने, शुगर के अंदर, रेडी फॉर फर्मेंटेशन। अब उसको हम फर्मेंटेशन के लिए वो रेडी है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि उससे जो है वो बियर बनाने के लिए क्या है वो रेडी है। द ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ 50 मिनट्स, यानी जो स्टार्च को हमने शुगर के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ये जो ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है, मुख्तलिफ जो है वो क्या कहना चाहिए 50 मिनट्स पर 3 डिफरेंट जो है टेम्परेचर की, जहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं शो कर रहा है जो है वो ग्राफ 3 टेम्परेचर्स पे। ऑल अदर कंडक्शन वर कंट्रोल, यानी बाकी तमाम कंडीशन, बाकी तमाम कंडीशन क्या कर दी गई हैं, कंट्रोल की गई हैं। उस पर जो है ये एक आपको जो है वो ग्राफ बनाकर शो कर रहा है। व्हाट डज द ग्राफ शो, इसमें जो है वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक बेयर मेकिंग जो है वो एंजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन माल्टिंग बार्ली, यानी माल्टिंग बार्ली के अंदर एक बेयर मेकिंग एंजाइम है जो कि बार्ली को हाइड्रोलाइज कर रहा है, स्टार्च को किसके अंदर, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वो रेडी है किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। उसके बाद कहता है द ग्राफ शो, ये जो नीचे ग्राफ है, शो द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर, यानी जो शुगर प्रोड्यूस की है हमने उस एंजाइम से, उसको 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे बता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 50 मिनट्स, 50 मिनट्स के जो है वो पीरियड के अंदर। ऑल अदर कंडीशंस आर कंट्रोल, बाकी पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तमाम चीजें क्या हैं, कंट्रोल हैं। तो अब इसमें से ये व्हाट डज द ग्राफ शो, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है 60 डिग्री सेल्सियस ऑल द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज विद इन 30 मिनट। कहता है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देते हो, ये देखो 60 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर आप दे रहे हो, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो आप कह रहा है कि 30 मिनट के अंदर ही तमाम का तमाम स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, स्टार्च कन्वर्ट हो गया तमाम का तमाम किसके अंदर, शुगर के अंदर। यहाँ पर अगर 30, तो 30 मिनट में अगर तमाम का तमाम स्टार्च जो है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है वो इस तरह से डिफरेंट आ रही है। अभी दूसरा वाला भी देख लेते हैं। एट 70 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम आर डीनेचर बिफोर हाइड्रोलाइसिस बिफोर हाइड्रोलाइसिस इज कंप्लीटेड। कहता है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ये 70 डिग्री टेम्परेचर जो है इस पर जो है वो तमाम एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गए। अगर डीनेचर एंजाइम होते तो इस ग्राफ को नीचे जाना चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। शुगर इज एब्सेंट फ्रॉम द बार्ली बिफोर माल्टिंग, यानी माल्टिंग से पहले जो है वो शुगर बार्ली के अंदर मौजूद नहीं थी।
तो ये तो कोई चीज की नहीं है, शुगर बार्ली के अंदर मौजूद थी या उसका शुगर का जो है वो कुछ होगा। फिर उसके बाद कहता है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम इज 50 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम के लिए होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस है इस एंजाइम्स के लिए, जो कि बार्ली की जो है, बार्ली के अंदर जो स्टार्च है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो आप इधर देखो, ये यहाँ पर अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ग्राफ देखो तो ये एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो हुई है वो किस पर हुई है, वो 50 डिग्री सेल्सियस पर हुई है। यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा प्रोडक्ट बनी है, ऊपर तक गया है ना। शुगर कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट, शुगर की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता यानी क्या कहते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुगर की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो गई है, 40 हो गई है। तो इसका मतलब जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम ने जो है वो सबसे ज्यादा क्या किया है, सबसे ज्यादा काम जो है वो किया है। किस पर क्या कहना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि यहाँ पर शुगर कंसंट्रेशन शो कर रहा है, टाइम तो यहाँ शो कर ही नहीं रहा ना, मिनट्स को तो शो कर नहीं रहा। तो अब यहाँ पर जो है वो आपने 30 मिनट्स वाला तो ये सही होगा ही नहीं, यहाँ पर भी जो है वो ये वाला भी सही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है, डी वाला जो है इसके अंदर सही है।